तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। और मूल अधिकार से पहले राज्य के नीति निर्देशक तक तो मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज मूल अधिकार को पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में रखा गया है, ठीक है। और मूल अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ठीक है। अगर मूल अधिकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अभिवृद्धि के लिए आवश्यक अधिकार होता है, ठीक है। अगर मूल अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन से छीन लिया जाता है तो उसका जीवन एक नरक की तरह हो जाता है। नरक से मतलब कि किसी कैदी को अगर जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके कुछ मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, जैसे कि उसे घूमने की स्वतंत्रता नहीं होती है, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे जो उसके अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाता है तो आपका जीवन एक कैदी के समान हो जाता है। इसलिए जीवन जीने के लिए मूल अधिकार बहुत जरूरी है, ठीक है। और मूल अधिकार को किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, ठीक है। किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। मूल अधिकार व्यक्ति को जीवन से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और इसको मूल अधिकार को जो है क्या कहते हैं, जो संविधान में भाग 3 में जगह दी गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। 12 से 35 तक सारे मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो हम उसको एक एक करके अनुच्छेद से अभी देखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। तो इसलिए भाग 3 को क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका मूल अधिकार, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मूल अधिकार वो अधिकार है जो आपसे ना तो पब्लिक छीन सकती है, ना ही आपसे गवर्नमेंट छीन सकती है। मतलब ना तो आपके पड़ोसी आपसे मूल अधिकार को छीन सकते हैं, ना तो सरकार आपसे मूल अधिकार को छीन सकती है, ठीक है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार को आपसे जनता तो नहीं छीन सकती है, मतलब आपके पड़ोसी आपसे नहीं छीन सकते हैं, लेकिन सरकार वो छीन सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार था, जिसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार में जो संपत्ति होती है वो आपसे जनता तो नहीं छीन सकती, लेकिन ऐसे समय आने पे किसी विशेष टाइम पे सरकार आपसे वो ले सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मूल अधिकार को छीना तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। निलंबित मतलब सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, ठीक है। वो किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई बाह्य युद्ध हो गया या फिर कुछ मतलब गृह युद्ध में ही कुछ ऐसा हो गया, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता है। हमेशा के लिए समाप्त संसद कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा जो 3 तलाक है, 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है, तो वो पावर किसके पास है, संसद के पास है। तो उसने क्या क्या कर दिया, 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो निलंबित कर सकता है, संसद के पास पावर है कि वो कुछ समय के आपके मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकार है, ठीक है, संसद के पास ही पावर है कि आपका मूल अधिकार वो खत्म कर सकती है, ठीक है। तो आप किसी किसी सरकार के विरोध में कुछ बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब सरकार के पास तो पावर है अगर कि वो आपका मूल अधिकार खत्म कर सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उस स्थिति में क्या है, रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपके मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 की तहत सुप्रीम कोर्ट। और ये जो मूल अधिकार होता है इसको आप इम्पोज भी करा सकते हैं, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा करके अपने मूल अधिकार को, यह राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य से कोई राज्य नहीं, जैसे कि यूपी बिहार वगैरह नहीं। राज्य से क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र, और राज्य, और फिर लोकल बॉडी मतलब स्थानीय स्तर पर, जैसे कि आपका मेयर हो गया, चेयरमैन वगैरह हो गया, ठीक है। और इसमें और सब बहुत सारे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो राज्य ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाता है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को का हनन हो, ठीक है। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। इसमें लिखा गया, राज्य की परिभाषा दी गई है, फिर उसमें बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार, व्यक्ति के मूल अधिकार का
हनन हो। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखने के लिए राज्य कुछ ऐसे नियम बना सकता है, जिससे नियम बना सकता है। इसमें कुछ विशेष नियम भी है, जैसे कि आप अभी जो है स्थानीय, अगर आपका स्थानीय स्तर पे हो गया तो आपका, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो उस पर लोकल बॉडी देखेगी, ठीक है। स्टेट लेवल पे हो गया, अगर राज्य पे हो गया तो राज्य सरकार देखेगी, और केंद्र पे हो गया तो केंद्र। तो इसमें ये राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि राज्य ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकता है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो। अनुच्छेद 13 देखते हैं। तो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां, है ना, ठीक है। अब आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो मूल अधिकार हो वो असंगत नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपके मूल अधिकार असंगत होते हैं तो वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि अब पता है आपको मूल अधिकार दिया गया है कि आप कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि मूल अधिकार का प्रयोग करके किसी के घर में ही घुसे जा रहे हैं, ठीक है। अब घर में घुस जाएंगे तो वो उससे पहले का था, ठीक है। तो वैसे के वैसा था, लेकिन उससे मूल अधिकार का हनन हो रहा था। मतलब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ठीक है। इसमें क्या था, 3 बार तलाक तलाक बोलने से तलाक हो जाता था, ठीक है। लेकिन उससे किसी विशेष महिला के जीवन में, मतलब उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा था, उसका जीवन खराब हो जा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर लिया। तो इसमें 13 में ये कहा गया है कि आपके मूल अधिकार असंगत नहीं होने चाहिए, मतलब उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। में समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है। 14 से 18 में, 13 तक हमने बता दिया कि 13 में क्या अल्पीकरण के बारे में बताया या असंगत के बारे में बताया, ठीक है। और 12 में क्या, 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई हुई है, ठीक है। अब आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि की 14 से 18 तक या समता का अधिकार, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि समता का अधिकार कितने तक है, 14 से 18 तक, 14 से 19 तक, ठीक है, या 13 से दे दिया, कुछ 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको बताना रहेगा, तो 14 से 18 तक है, ठीक है। अब क्या है कि विधि के समक्ष समानता, तो देखो जो विधि के समक्ष समानता है ये चीज इंग्लैंड से ली गई है, कि वहां पे क्या होता है, वहां पे चाहे रानी हो, मतलब चाहे क्वीन हो, चाहे फिर कोई मजदूर हो या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, सबके लिए जो कानून है वो समान है, ठीक है। तो ये चीज क्या, कहाँ से लिखी है, विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। लेकिन जो समान संरक्षण है, मतलब कि अगर आप बताइए कि अगर किसी कोई बालिग है मान लीजिए, ठीक है, उसने कोई वही वही अपराध किया है तो उसको ज्यादा सजा होती है, लेकिन अगर कोई नाबालिग होता है तो उसके लिए अपराध थोड़ा कम हो जाता है। या फिर किसी बच्चे ने, या फिर महिला के लिए, आपको पता होगा कि अभी तक पूरे भारत में, मतलब अभी तक भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई महिला को फांसी नहीं दी गई है। तो महिलाओं के लिए कुछ अधिकार है, वो जो है क्या कहते हैं, कुछ संरक्षण मिला हुआ है, कुछ उनमें छूट दी गई हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, जो कि हमारे देश में 20% माना जाता है, लेकिन समान संरक्षण वाला अधिकार ये 80% तक माना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ छूट वगैरह भी दी जाती है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, महिलाओं को मतलब छूट दी जाती है, बच्चों को छूट है कि अगर राष्ट्रपति अपने क्या कहते हैं पद पर है, तो वो अगर कोई अपराध भी करता है तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेम रूल राज्यपाल के लिए राज्य में, कि अगर राज्यपाल राज्य में भी कोई अपराध करता है तो जब तक वो पद पे है तब तक सजा नहीं दी। क्यों भैया नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब इनके पास पावर होता है क्षमादान का। राष्ट्रपति को क्या होता है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान का पावर होता है, ठीक है। और राज्यपाल को क्या होता है, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार होता है। क्या किया, अब इन्होंने कोई अपराध किया, अब ये राष्ट्रपति पद पर है, ठीक है, इन्होंने कोई अपराध किया, फटाक से क्या किया, लिख दिया कि मैं ये, मतलब अपना नाम लिख करके कि मैं इनको क्षमादान दे रहा हूँ, अपने को ही क्षमादान दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इनको सजा नहीं हो सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो कानून बनाने वाले थे, जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने कितने मतलब अच्छे तरीके से हमारे संविधान को लिखा हुआ है कि देखिए, इस पे बहुत तगड़ी बहस चली थी कि अब राष्ट्रपति ने कोई अपराध कर दिया तो उसको तो कोई सजा ही नहीं होगी, तो वो अपनी मर्जी से अपराध करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको क्षमादान का तो पावर है ही है, लेकिन तब है अगर वो अपने पद से उतर जाता है, ठीक है, मतलब जब तक राष्ट्रपति है 5 साल के लिए रहता है, फिर जब अपने पद से उतर जाता है तब उस पे अपराध का मुकदमा चलाया जाएगा। तब उसको, अब उसके पास पावर तो रहेगी नहीं कि जो है वो अपने आप को क्षमादान दे दे, ठीक है। जब अपने पद से उतर जाता है तब उस पे क्या कहते हैं अपराध, मतलब बच नहीं पाएगा कानून से, चाहे
हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या फिर किसी भी पद पर कोई क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता है, ठीक है। जब तक पद पे है बेटा, आप जब तक पद पे रहो, ठीक है, आप पे कोई अपराध का कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही पद से उतरते हैं तुरंत फिर आप पे मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो यही सेम होता है राज्यपाल में। राज्यपाल को भी क्षमादान का की जो है क्या कहते हैं पावर होती है, वो अनुच्छेद 61 में होती है, और राष्ट्रपति को क्या होती है, अनुच्छेद 72 में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में दिया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, वंश, जाति तथा लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति से किसी के धर्म के अनुसार कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर आप सिख हो, ईसाई हो, इस आधार पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। आप वंश के आधार पर नहीं कर सकते, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जो ये ओवैसी जी हैं, है ना, ओवैसी जी के जो क्या कहते हैं पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने भी भारत के कानून को अपना लिया, ठीक है। तो इस आधार पे, उनके वंश के आधार पर नहीं हम कह सकते कि नहीं नहीं आपने, आपके वंशज ने क्या कहते हैं, आपके जो पूर्वजों ने थे वो अंग्रेजों का साथ दिया था हमारे देश में, तो इस आधार पे हम उनसे क्या कहते हैं, इस आधार पे हम कोई उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अब जात के आधार पर, जात ही सबसे बड़ी चीज है, जात के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जात के आधार पर ही आरक्षण भी दिया जाता है, जाति नहीं होगी तो आरक्षण भी नहीं होगा, ठीक है। जाति के आधार पर भी कि आप किस किस शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, किस जाति के हैं, इस आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब लिंग के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव होता है, अब एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, लेकिन लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर है, इस आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कुछ स्थिति में महिलाओं को क्या कहते हैं छूट दी जाती है कुछ स्थिति में, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में दिया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में दिया जाता है। अगर आप उसको क्या कहते हैं, और उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर आप किसी को, जैसे कि जन्म स्थान के आधार पर थोड़ी छूट होती है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका है, ठीक है, वो बहुत पिछड़ा है, आसाम का कुछ इलाका है, या फिर आप जो है क्या कहते हैं उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, तो उस आधार पे क्या होता है वहां पे कुछ छूट दी जाती है, लेकिन आप जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब छूट क्यों दी जाती है, छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बहुत मतलब पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में बारिश ही नहीं होती है, अब वहाँ पे उपज ही नहीं होती है, कोई चीज उपजाऊ ही नहीं है, ठीक है। तो उस आधार पे क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ी छूट दी जाती है कि वहाँ पे, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा नहीं है कि लोग डेवलप कर पाए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का भी कुछ इलाका है, इस तरह से थोड़ी सी छूट जन्म स्थान के आधार पे दी जाती है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि आप धर्म, वंश या जाति या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं, तो वो फिर आप नहीं कर सकते, वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक। लोक नियोजन के लिए, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, मतलब सब, अगर कोई भी क्या कहते हैं पद निकलता है, नौकरी वगैरह निकलती है, तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जात के आधार पर, लाइक जैसे कि अगर ST SC हो गए या फिर और हो गए OBC हो गया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा नंबरों का छूट दिया जाता है। लाइक जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी का हो गया, जनरल कैटेगरी में अगर किसी का सिलेक्शन 110 पे होता है, तो OBC में हो गया 109 या 108 पे हो गया, ठीक है, और नीचे पे आ गया SC ST में हो गया तो उसमें जो है और कम में हो गया, 100 पर ही उनका सिलेक्शन हो गया। या महिलाओं का भी होता है, अगर ऐसा होता है कि अगर जनरल कि कोई महिला है, ठीक है, और जनरल का ही कोई पुरुष है, तो महिलाओं का कम नंबर पे हो गया, कुछ कुछ वैकेंसियां वगैरह ऐसी निकलती है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता है कभी भी कि जो कोई फॉर्म निकला है तो उसमें ये नहीं कह सकता है कि इसमें सिर्फ जनरल वाले ही भरेंगे या फिर इसमें जो है क्या कहते हैं ST वाले ही भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो होगा लोक नियोजन के सबको समान अवसर दिए जाएंगे, इस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी विशेष स्थान के लिए भी छूट दी जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मिलिट्री वगैरह में जाइए तो उसमें जो असम के लोग होते हैं, असम के कुछ इलाके के लोग होते हैं, उनकी कुछ कम हाइट पे भी उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ स्थान के आधार पर भी ये हो सकता है कि कम हाइट के हैं तब भी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, स्थान के आधार पर उसको छूट मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन इससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप जिस जात के, किसी विशेष जाति के लिए ही कोई क्या कहते हैं इसमें लोक नियोजन के अवसर दिए जाए। अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप छुआछूत का जो है अंत किया जाना चाहिए। मतलब अभी अभी भी ऐसा होता है
शहरों में तो ये कम हो गया है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में जाइए तो क्या होता है, छुआछूत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नीची जाति का है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, उसके उसके छुए हुए बर्तनों में, उसके खाए हुए बर्तनों में नहीं खाते। आजकल भी, आज भी हम लोग देखते हैं कि जो कोई नीची जात का होता है, उसे उसके जो बर्तन होते हैं उसमें जो उसको जो खाने पीने की चीज़ दी जाती है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। या फिर अगर उनको जो है क्या कहते हैं, आएंगे तो उनको ज़मीन में ही जो है बैठाला जाएगा, ऐसा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कहा गया कि जो छुआछूत है उसका अंत होना चाहिए। इस आधार पर किसी से छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। छुआछूत का अंत किया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि आपको कोई उपाधि दी जाती है, उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी रैंक के आधार पर उपाधि ली है, जैसे रैंक वगैरह पुलिस वगैरह में रैंक के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। या फिर एजुकेशन, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो इस आप उपाधि को तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी, जैसे आपको कोई अवार्ड दिया गया, जैसे पद्म भूषण दिया, पद्म के सारे अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण वगैरह दिया गया, तो उसको जो है क्या कहते हैं, आप नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे किसी को भारत रत्न दिया गया, तो अब उसके आधार पर ये नहीं, कोई नाम लिख करके उसके आगे आप, जैसे मेरा नाम है तो अपने नाम के आगे हम भारत रत्न नहीं लगा सकते। लेकिन एजुकेशन के आधार पर, रैंक के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर और रैंक के आधार पर, है ना, दो आधारों पे तो आप लगा सकते हैं। जैसे इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, लोग लगाते हैं, ठीक है। और रैंक के आधार पर लगा सकते हैं। लेकिन आप, अगर आपको कोई अवार्ड दिया जाता है और साथ में अगर आपको कोई अवार्ड विदेश से मिलता है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी भी जरूरी होगी। आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही विदेश में क्या कहते हैं अवार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अवार्ड आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे किसी ने लगा दिया भारत रत्न का अवार्ड है, तो भारत रत्न लगा करके अपना नाम लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो उपाधियों का अंत दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे सर की उपाधि हो गई, बहुत सर है, राय बहादुर है ना, नाइटहुड की उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी ना, तो आप अपने नाम के आगे वो उपाधियां नहीं लगा सकते। जैसे कि बादशाह हो गया, सुल्तान हो गया, ठीक है, सारी उपाधियों का अंत हो गया। ये सारी उपाधियां आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। लेकिन एजुकेशन के आधार पर और रैंक के आधार पर जो उपाधियां मिलती है, जैसे कि क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर बताया ना, ये सारी आप जो है क्या कहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार हमने कंप्लीट कर लिया। एक एक अनुच्छेद को मैंने 14, 15, 16, 14 में क्या दिया गया है, 14 में, 15 में क्या दिया गया है, 16 में, 17 में, 18 में, ठीक है। ये सारे हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसके आगे का जो क्या कहते हैं, जो सारे मूल अधिकार 18 के बाद 19 से लेकर के है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।